हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू फिजिकल एजुकेशन इंडिया। आज इस वीडियो में हम लोग पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे हैं। सीयूटी पीजी एमपीएड साल 2024 में आपका जो पेपर आया था उसके हम लोग क्वेश्चंस फ्रॉम 1 टू 50 पहले दो पार्ट्स में 25-25 क्वेश्चन में सॉल्व कर चुके हैं। आज हम यहाँ पे रिकॉर्ड कर रहे हैं थर्ड पार्ट, जहाँ पे 51 से लेके 75 क्वेश्चन तक आपके जो भी क्वेश्चंस आए थे उनको हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे और उसको अच्छे से समझेंगे। जैसे कि पुराने दोनों वीडियोस थे, उसमें हमने सिर्फ क्वेश्चन को पढ़ के आंसर नहीं देखा, बल्कि ऑप्शंस में से हम जितनी भी जानकारी आपको निकाल के दे पा रहे थे हमने दी, ताकि आप एक ये प्रिडिक्ट कर सको कि आपके जो पेपर हैं वो कैसे बनते हैं, क्वेश्चंस किस लेवल के आते हैं और क्या चांसेस हैं कि इस बार कौन कौन से क्वेश्चंस आपके बने। ठीक है, तो सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी अगर आप इन तीनों वीडियोस को देख लोगे जो पीवाईक्यू के हैं, तो काफ़ी सारे टॉपिक्स आपके हैं वो आपको क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि अच्छे से मैंने उनको समझाया है। बाकी अगर आप इस साल क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं, साल 2025 में, आप एलएनआईपी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी या फिर और जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं जो सीयूटी पीजी के अंडर आते हैं, अगर आप वहाँ पे एंट्रेंस एग्जाम देना चाहते हैं तो बिल्कुल आप क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पे है, यहाँ पे मैसेज करके आप इंक्वायरी कर सकते हैं कोर्स के बारे में और ज्वाइन कर लें। 10 नवंबर से हम अपने कोर्स को स्टार्ट कर रहे हैं। अगर आप ये वीडियो 10 नवंबर के पहले देख रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से पहले दिन से आप हमारे साथ आ जाएंगे। अगर आप इस वीडियो को 10 नवंबर के बाद भी देख रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप हमसे बात कीजिए। रिकॉर्डेड सेशंस आपके लिए रहेंगे, आप जो भी पुराने सेशंस हो जाएंगे आप उनको रिकॉर्डेड फॉर्म में देखिए और फिर फटाफट आप हमारे साथ लाइव ज्वाइन करके पूरे सिलेबस को बहुत आराम से कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग यहाँ पे शुरू करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 51 से लेके 75 तक। हमारा जो लास्ट क्वेश्चन था पेपर का उसको हम देखेंगे। फटाफट हम यहाँ पे पेपर अपना जो क्वेश्चन है शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, विच थ्योरी ऑफ प्ले एम्फसाइजेस द रोल ऑफ प्ले इन एडिंग अ चाइल्ड्स कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो सबसे पहले तो ये समझो कि जो थ्योरी ऑफ प्ले है ये हमारी एक थ्योरीज हैं प्ले के बारे में। प्ले जैसे कि आप वर्ड से समझ पा रहे हो कि खेलना, तो बच्चों की लाइफ में खेलना कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है अर्ली स्टेजेस में, उसके बारे में बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे थ्योरीज दी हैं। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि उन थ्योरी ऑफ प्ले में चाइल्ड कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात कौन सी थ्योरी करती है, बच्चों का जो बौद्धिक क्षमता बढ़ाने में जो हेल्प हो रही है वो कौन सी थ्योरी यहाँ पे उसकी बात करती है। तो यहाँ पे चारों थ्योरीज आपकी प्ले की हैं काफी हद तक। तो जो पहली है वो है साइको एनालिटिकल थ्योरी, सेकंड है सोशल लर्निंग थ्योरी, थर्ड कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी और फोर्थ है आपका इकोलॉजिकल सिस्टम्स थ्योरी। तो जो थर्ड वाला है कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, ये आपका सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी में बेसिकली आपके 4 स्टेजेस में बताया गया है कि एजेस के अकॉर्डिंग उन स्टेजेस को डिवाइड किया गया है बच्चों की, कि एक बच्चा जब छोटा होता है तो उसके अंदर किस तरीके के डेवलपमेंट होते हैं, फिर वो सेकंड स्टेज में आता है तो उसके अंदर किस तरह के डेवलपमेंट होते हैं। ऐसे धीरे धीरे करके सारे डेवलपमेंट्स को वहां पे समझाया गया है और उसी में बात करी गई है कि जो कॉग्निटिव यानी कि जो बौद्धिक क्षमता का डेवलपमेंट होता है, जो विकास हो रहा है आपकी बौद्धिक क्षमता का, वो किस तरीके से होता है। ठीक है, बाकी साइको एनालिटिकल थ्योरी हो गई, ये फिर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सिगमंड फ्रॉइड ने दी है। सोशल लर्निंग थ्योरी है, ये आपके एल्बर्ट बंडूरा ने दी थी। इकोलॉजिकल सिस्टम थ्योरी जो है इसमें बताया गया है, ये भी बच्चों के बारे में है, लेकिन कैसे बच्चों की लाइफ एक केज के अंदर होती है, यानी कि केज के अंदर ही इस पूरे डायग्राम को बना के समझाया गया है कि कैसे कैसे बच्चा उस केज से बाहर निकलता जाता है जैसे जैसे वो बड़ा होता है। ठीक है, तो ये कुछ थ्योरीज है, इनको हम अच्छे से क्लास में पढ़ेंगे। यहाँ पे हम बहुत ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे वरना ये वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। चलो, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आपका गेम्स एंड स्पोर्ट्स है। मैंने आपको बताया था कुछ स्पोर्ट्स जो है उनके बारे में पढ़ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फुटबॉल, क्रिकेट, लॉन टेनिस, बास्केटबॉल, हॉकी, ये कुछ ऐसे गेम्स हैं जिनसे क्वेश्चंस हर पेपर में आते ही आते हैं और आपके में तो ये अलग से यूनिट ही है पूरा। तो ये बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, फैक्चुअल क्वेश्चन है। 1.8 मीटर इसका आंसर हो जाएगा। ऑब्वियस सी बात है कि इस बार ये सेम क्वेश्चन तो रिपीट नहीं होगा, बट बास्केटबॉल के और बहुत से क्वेश्चंस हैं जो मेजरमेंट के ऊपर बन सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस हैं ग्राउंड्स के ऊपर आते हैं, गेम्स के उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस के ऊपर आते हैं, नंबर ऑफ प्लेयर्स कभी कभी सीधे सीधे पूछ लेते हैं। तो ये सारी चीजें आपको नोट्स में मिल जाएंगी और क्लासेस में हम इसको अच्छे से डिस्कस करेंगे। बास्केटबॉल की अगर मैं बात करूं तो आपका रिंग की हाइट कितनी होती है, जो बोर्ड होता है उसका क्या मेजरमेंट होता है, बॉल्स का क्या मेजरमेंट होता है, जो अलग अलग नंबर की बॉल्स होती हैं मेन और वीमेन के लिए। तो ये सारी चीजें आपको क्लासेस में रिवाइज करने को मिलेगी और हम आपको गाइड भी करते रहेंगे कि कैसे कैसे आपको यूनिट्स पढ़ना है, ताकि कोई भी यूनिट आपका ऐसा ना हो कि आप उनको उसको भूलने लगो। ठीक है, चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेथड ऑफ प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। अब रिसर्च की बात मैंने बहुत बार आपसे, दोनों जो वीडियोस हैं उनमें बहुत से क्वेश्चंस में मैंने रिसर्च की बात करी है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है आपको रिसर्च को समझना। तो सबसे पहले तो यहाँ पे हम समझते हैं कि सैम्पलिंग का क्या मतलब होता है। तो देखो, एक रिसर्चर जब अपनी रिसर्च को करता है तो उसको अपनी रिसर्च को करने के लिए, डेटा को कलेक्ट करने के लिए कुछ लोग चाहिए होते हैं। ठीक है, अब अगर मैं आपको समझाऊं, अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, फॉर एग्जांपल मुझे दिल्ली में कोई रिसर्च करनी है, तो दिल्ली के मैं हर इंसान के ऊपर अपनी रिसर्च नहीं कर सकता हूं, क्योंकि उनका नंबर बहुत ज्यादा है और इतना टाइम और इतना पैसा किसी रिसर्चर के पास नहीं होता है। जनरली कोई बहुत बड़ी अथॉरिटी है तो वो बिल्कुल कर सकती है, बट नॉर्मल रिसर्चर्स जो हमारे फील्ड में है वो इतना ज्यादा एफर्ट नहीं कर सकते हैं। तो
क्या करना है उस कंडीशन में, आपको दिल्ली की ही पूरी पॉपुलेशन के अंदर से कुछ लोगों को निकालना होगा जिनके ऊपर आप अपनी रिसर्च करोगे, और उस रिसर्च का जो रिजल्ट आएगा उसको आप पूरी दिल्ली की पॉपुलेशन के ऊपर जनरलाइज कर दोगे और ये मान लोगे कि हाँ, अगर मैंने दिल्ली की जो भी एक्स एक्स पॉपुलेशन है उसमें से मैंने कुछ एक्स नंबर ऑफ लोग निकाले, तो उन एक्स नंबर ऑफ लोगों का जो रिजल्ट आया वो मैंने मान लिया कि पूरी दिल्ली की पॉपुलेशन का भी यही रिजल्ट आता अगर मैं उसमें रिसर्च अपनी करता। अब इसमें दो टाइप्स हैं, पहला है आपका प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग जो कि आपके सामने लिखा है, और सेकंड होता है आपका नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का मतलब समझ जाओ, इसका ये मतलब होता है कि जो सैंपल्स के सिलेक्ट होने के जो चांसेस हैं वो 100% होते हैं और कोई भी रैंडमली उसमें सेलेक्ट हो सकता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं एज अ रिसर्चर प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग को अप्रोच रखता हूं और मैं ऐसा करना चाहता हूं, तो मैं दिल्ली में जाऊंगा और उस पॉपुलेशन में से जो पूरी दिल्ली की पॉपुलेशन है उसमें से मैं जो भी लोग लूंगा वो बिल्कुल रैंडम होंगे। मेरे दिमाग में पहले से कुछ तय नहीं होगा कि मुझे ऐसे लोग चाहिए या इस एज के लोग चाहिए या इस गेम के लोग चाहिए। मैं रैंडमली सिर्फ लोगों को वहां पे पिक कर लूंगा जिसके अंदर कोई भी बायसनेस नहीं होती और चीटिंग नहीं होती है। इसी के अगेंस्ट में जो नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होता है वो ठीक इसका उल्टा होता है। एक रिसर्चर यहाँ पे बायसनेस शो करता है, थोड़ी बहुत चीटिंग शो करता है, और वो अपने तरीके से जो जो सैंपल्स होते हैं उनको वो सेलेक्ट करता है। वो पहले से ही सोच के आता है कि मुझे इस जेंडर के लोग चाहिए या फिर मुझे इस एज ग्रुप के लोग चाहिए, फिर मुझे इस पर्टिकुलर गेम के लोग चाहिए या इस पर्टिकुलर लेवल के खेले हुए लोग चाहिए। तो वो पहले से ही सोच के आता है और फिर उसके अकॉर्डिंग अपनी सैम्पलिंग करता है, जिसको हम कहते हैं नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, जिसका सिंपल सा मतलब होता है कि जो पूरा पॉपुलेशन है उनके सब के सेलेक्ट होने के चांसेस नहीं है, क्योंकि रिसर्चर पहले से ही कुछ अपने दिमाग में सोच के आया है। और प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग क्या था कि जो पूरी दिल्ली की पॉपुलेशन थी उसमें सब के सेलेक्ट होने के चांसेस हैं, रिसर्चर उस तरीके से अपनी सैम्पलिंग करेगा। अब यहाँ पे मेथड्स पूछे गए हैं, तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग। इसके अलावा भी प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के और भी बहुत सारे तरीके होते हैं। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग होता है और भी होते हैं, क्लस्टर सैम्पलिंग होता है, ठीक है, जिनको हम अच्छे से पढ़ेंगे क्लासेस में। बाकी ये जो तीन है ये आपके हैं नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, यानी कि इसके अंदर एक रिसर्चर जो है वो अपनी बायसनेस शो करता है, यानी कि अपने हिसाब से वो जो सैंपल्स है उनको पिक कर लेता है। ठीक है, कोटा सैम्पलिंग हो गया, कन्वीनियंस सैम्पलिंग हो गया, पर्पसिव हो गया। कन्वीनियंस आप कितने आराम से वर्ड से समझ सकते हो कि एक रिसर्चर को जो कन्वीनियंट लगा कि भाई जो उनके पास में आसपास के लोग रहते हैं कि चलो तुम आ जाओ, तुम आ जाओ, तुम मेरे पास हो, तुम फटाफट आ जाओगे, तुम आ जाओ, तो ये रिसर्चर जो होता है वो अपने कन्वीनियंस के बेस पे कर लेता है। कोटा सैम्पलिंग हो गया कि उसने पहले से ही कोटास बना दिया कि मुझे 16 साल से 18 साल के बच्चे ही चाहिए बस, बाकी उसके अलावा जो एज ग्रुप है वो अपने आप एक्सक्लूड हो गया। तो उसने पहले से ही कुछ सोच के रखा था। ये बाकी सारी चीजें हम क्लासेस में अच्छे से डिस्कस करेंगे, तो अगर आप क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हो तो बिल्कुल कर सकते हो। चलो, which philosophy of education emphasizes the importance of learning through practical experiences and activities, encouraging students to interact with their environment? अब जो लास्ट वीडियो था, जो सेकंड पार्ट मैंने रिकॉर्ड किया था, उसमें मैंने आपको बताया था कि आइडियलिज्म हो गया, रियलिज्म हो गया, नेचुरलिज्म, प्रेगमेटिज्म, ये चार आपकी फिलोसफीज हैं जिनसे रिलेटेड क्वेश्चन हर बार पेपर से पूछे जाते हैं। तो मैंने आपको इसका जो सही आंसर है वो है प्रैग्मेटिज्म, और प्रैग्मेटिज्म के बारे में मैंने आपको बताया था कि ये एक ऐसी थ्योरी है जो कहती है कि अगर आपको चीज़ों को सीखना है तो आपको प्रैक्टिकल नॉलेज लेनी ज़रूरी है। अगर आप किसी भी चीज़ को समझना चाहते हो तो लर्निंग बाय डूइंग का जो प्रोसेस है, यानी कि किसी काम को करके सीखने का जो प्रोसेस है, आप उसको अपनाइए, और यही आपका सही तरीका है किसी भी चीज़ को अच्छे से सीखने का। तो यही यहाँ पे बात हो रही है कि प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस और एक्टिविटीज से बच्चों को इंकरेज किया जाए एनवायरनमेंट में इंटरेक्ट करने के लिए, तो आपका प्रेगमेटिज्म इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो कि जॉन डीवी ने दी थी प्रेगमेटिज्म, तो उसकी बात यहाँ पे हो रही है। चलो, अरेंज द फॉलोइंग बॉल्स यूज्ड इन द डिफरेंट स्पोर्ट्स एज पर द वेट एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। चलो, ये जो क्वेश्चन था ये आपका ड्रॉप हो गया था। ठीक है, ड्रॉप का मतलब था कि इसमें कोई भी सही आंसर नहीं दिया था या गलत आंसर मार्क किया हुआ था, जिसकी वजह से इस क्वेश्चन को हटा दिया गया था पिछले साल एग्जाम से। फिर भी हम एक बार इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में फ्रेम हो सकते हैं, और इसी तरीके के और क्या क्वेश्चन आ सकते हैं उसके बारे में भी हम समझ लेते हैं। सबसे पहले वेट की अगर मैं बात करूं तो वेट, अगर आप यहाँ पे देखोगे, अगर हम इसको अरेंज करना चाहें, यहाँ ऑप्शंस तो कोई भी सही नहीं दिया हुआ है, तो सबसे भारी जो होगी वो आपकी यहाँ पे बास्केटबॉल होगी। डिसेंडिंग ऑर्डर में पूछा, यानी कि भारी से हल्की बॉल की तरफ हमको जाना है, तो सबसे ज्यादा जो भारी होती है वो आपकी बास्केटबॉल होगी। इसके बाद आपकी वॉलीबॉल हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद आपकी क्रिकेट की बॉल होगी, देन आपकी हैंडबॉल हो जाएगी, और फिर आपकी टेनिस की जो बॉल है वो हो जाएगी। ठीक है, तो ये सीक्वेंस होना चाहिए डिसेंडिंग ऑर्डर में, बट क्योंकि यहाँ ऑप्शंस में नहीं दिया हुआ है इसलिए इस क्वेश्चन को ड्रॉप कर दिया गया था। अब देखो, क्योंकि आपसे यहाँ पे वेट पूछा गया है, तो हो सकता है इस बार आपसे एग्जाम्स में साइज पूछ सकता है कि आप बॉल्स को ऐसे अरेंज करो उनके साइज के अकॉर्डिंग, कि कौन सी बॉल छोटी है फिर उससे कौन सी बॉल बड़ी होती है। या फिर आपको रैकेट स्पोर्ट्स में रैकेट के बारे में पूछा जा सकता है कि कौन सा रैकेट छोटा होता है, फिर आप उसके अकॉर्डिंग उसको लगाइए। तो ये सारी चीजें आपको गेम्स और स्पोर्ट्स में एक बार अच्छे से पढ़नी पड़ेगी।
व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीएनएफ? काफी सिंपल सा क्वेश्चन है। पीएनएफ की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है प्रोप्रियोसेप्टिव न्यूरोमस्कुलर फैसिलिटेशन। ठीक है, ये आपकी फ्लेक्सिबिलिटी को इंप्रूव करने का एक तरीका है। फ्लेक्सिबिलिटी को इंप्रूव करने के लिए जनरली हम कुछ तरीके पढ़ते हैं, जिसमें आपका स्लो स्ट्रेच मेथड होता है, बैलिस्टिक मेथड होता है, और फिर ये पीएनएफ है जो कि काफ़ी ज़्यादा मॉडर्नाइज है, काफ़ी ज़्यादा एडवांस तरीके की इसमें जो स्ट्रेचिंग होती है उसको इंक्लूड किया जाता है, जहाँ पे आपकी मसल्स तो स्ट्रेच होती हैं लेकिन साथ ही साथ आपकी मसल्स की स्ट्रेंथनिंग के ऊपर भी यहाँ पे पीएनएफ के थ्रू यूज हो सकते हैं। तो पीएनएफ खुद में एक बहुत अच्छा टॉपिक है, कुछ काफ़ी चीज़ें हमसे समझने की हैं, तो हम लोग क्लासेस में इसको अच्छे से कवर करेंगे। चलो 57 क्वेश्चन देखते हैं। अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स इन द सीक्वेंस ऑफ कंडक्टिंग अ साइंटिफिक रिसर्च। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है ये भी पिछले साल नहीं ड्रॉप नहीं हुआ था ये क्वेश्चन, बट इसमें जो आंसर मार्क आया था वो गलत आया था, तो आंसर या तो बाद में चेंज हुआ था। हम लोग ने बच्चों को चैलेंज करने के लिए बोला था, हमने उनको प्रूफ्स दिया था बुक्स का कि आप इस प्रूफ को अपलोड करो एनटीए में, तो उनका जो आंसर था वो करेक्ट हो गया था। एक क्वेश्चन और था जो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम का जो पाथवे था उसके बारे में था, वो भी गलत हुआ था, ये भी गलत हुआ, तो इसको भी हमने ठीक करवाया था। ठीक है, खैर हम लोग इसका सही आंसर देख लेते हैं कि क्या है। हालांकि इसका जो सही आंसर है वो दिया था इन्हीं ऑप्शंस में, लेकिन मार्क्ड गलत था एनटीए की तरफ से। तो देखो, एक रिसर्च को कंडक्ट करने के लिए कुछ स्टेप्स होते हैं, आप उन स्टेप्स को फॉलो करने के बाद ही उस रिसर्च को कंडक्ट करते हो। तो सबसे पहले देखो, कभी भी आप रिसर्च कर रहे हो तो सबसे पहले क्या होगा, आप एक टॉपिक को सेलेक्ट करोगे। तो सबसे ऊपर आता है सेलेक्टिंग अ टॉपिक। आपने पहले एक टॉपिक डिसाइड किया जिसके ऊपर आपको रिसर्च करनी है। उसके बाद आप क्या करोगे, रिव्यू ऑफ लिटरेचर। अब आप खुद सोचो कि जिस टॉपिक पे आप अपनी रिसर्च करना चाह रहे हो, ऐसा जरूरी तो नहीं है कि आप सिर्फ अकेले ही हो जो उस टॉपिक पे रिसर्च कर रहे हो, आपसे पहले भी बहुत लोगों ने उस पर रिसर्च करके रखी होगी। तो रिव्यू ऑफ लिटरेचर वही पार्ट है कि आपसे पहले उस टॉपिक पे या फिर उससे रिलेटेड टॉपिक पे जिन भी लोगों ने अपनी रिसर्च करके रखी है, आप उसको पढ़ो, ताकि आपको समझ में आए कि उन्होंने क्या, उनके रिसर्च में क्या कमियां रह गई थी, उन्होंने किन चीज़ों को हटा दिया है जो कि आप इंक्लूड कर सकते हो, क्या ऐसी चीज़ें हैं जो प्रॉब्लम्स उन्होंने फेस करी थी और आप भी आगे फेस कर सकते हो। तो इन सारी चीज़ों को आप एक बार पढ़ोगे, उसके बाद फिर अपने टॉपिक के साथ आगे बढ़ोगे। नेक्स्ट जो आपका पार्ट होता है वो है आपका हाइपोथेसिस। ठीक है, नेक्स्ट आपका आएगा हाइपोथेसिस। अब हाइपोथेसिस भी खुद में काफी अच्छा टॉपिक है, जिसमें ये बताया गया है, हाइपोथेसिस होता है आपका एक कैलकुलेटिव गेस। अब फॉर एग्जांपल, आप अलग अलग दो क्लासेस के बीच में रिसर्च कर रहे हो, एक आप क्रिकेट वालों के बीच में रिसर्च कर रहे हो और आप एक फुटबॉल वालों के बीच में रिसर्च कर रहे हो। किसी भी आप किसी भी स्किल पे ले लो, मानो आप एंड्योरेंस पे ले लो, कि आप इन दोनों को कंपेयर करना चाहते हो कि किसका एंड्योरेंस बेटर होता है। तो इसमें आप जो एक हाइपोथेसिस बनाओगे अपनी रिसर्च को स्टार्ट करने से पहले, या फिर एक कैलकुलेटिव गेस जो पहले से बनाओगे, उसमें आप क्या बोल सकते हो, एक हाइपोथेसिस आप बना सकते हो। हाइपोथेसिस बहुत सारी हो सकती हैं, जिसमें से एक आप बना दो कि क्रिकेट के प्लेयर्स में और फुटबॉल के प्लेयर्स के एंड्योरेंस में कोई भी डिफरेंस नहीं होगा। एक हाइपोथेसिस ये बन गई। एक हाइपोथेसिस आप बना सकते हो कि क्रिकेट के प्लेयर्स में और फुटबॉल के जो प्लेयर्स हैं उनके बीच में एंड्योरेंस में बहुत ही बड़ा डिफरेंस देखने को मिलेगा। एक तरह की हाइपोथेसिस ये हो गई। ऐसी आप बहुत सारे हाइपोथेसिस बना सकते हो। ठीक है, बेसिकली दो तरह की हाइपोथेसिस होती है, एक नल हाइपोथेसिस, एक अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, जिसको हम लोग क्लासेस में अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, अभी हम वापस क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हाइपोथेसिस के बाद आप क्या करोगे, फिर आप करोगे डिजाइन ऑफ रिसर्च। यानी कि अब आप एक ब्लूप्रिंट बनाओगे कि आप जो रिसर्च करना चाह रहे हो उसकी डिजाइन क्या होगी, कहाँ करनी है, कितने लोगों पे करनी है, क्या ज्योग्राफिकल लोकेशन है, क्या टूल्स इक्विपमेंट्स है, ये सारी चीजें आप यहाँ पे डिसाइड कर लोगे। नेक्स्ट जो आपका आएगा वो आएगा कलेक्शन ऑफ डेटा। लेकिन कलेक्शन ऑफ डेटा के पहले आपकी जो एक आएगी वो आएगा आपका पॉपुलेशन, कि आप पॉपुलेशन डिसाइड करोगे कि आपको किन लोगों के ऊपर करना है, और फिर पॉपुलेशन के बाद ही आप अपना सैंपल्स उसमें से निकाल लोगे। जो हमने ऊपर सैंपलिंग पढ़ा था, सैंपलिंग का जो प्रोसेस था, उसको यूज करके आप अपने उस पॉपुलेशन में से कुछ सैंपल्स को निकाल लोगे। ठीक है, फिर है आपका कलेक्शन ऑफ डेटा। अब आपने क्योंकि सैंपल्स निकाल लिए हैं तो अब आप डेटा को कलेक्ट कर सकते हो, कलेक्शन ऑफ डेटा। इसके बाद आप करोगे कलेक्शन ऑफ डेटा के बाद आप एनालाइज करोगे डेटा को। ठीक है, आपने डेटा को एनालाइज किया, इसके बाद फिर आप क्या करोगे, इसके बाद आपके कंक्लूजन्स आ सकते हैं। ठीक है, कि आपने कंक्लूड किया कि आपको क्या मिला। फिर डिस्कशंस आ सकता है कि आपने कुछ लोगों के साथ डिस्कशंस किया अपने रिजल्ट के बारे में, और फिर लास्ट में आपका आ जाएगा एक रिपोर्ट राइटिंग, कि आप एक लिखित तरीके से बता दो कि पूरी पूरी रिसर्च में आपका क्या हुआ था, आपने क्या अप्रोच यूज किया और फिर कैसे आपने इसको किया। एक बार इस पूरे ऑप्शन को, इन सारी चीजों को देख के हम क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। हालांकि आप लोगों ने, काफी लोगों ने कर लिया होगा, तो इसके हिसाब से टॉपिक की बात यहाँ पे है नहीं, रिव्यू ऑफ लिटरेचर यहाँ पे है नहीं। तो सबसे पहले आपका आ जाएगा फॉर्मुलेट अ हाइपोथेसिस, सेकंड आपका आ जाएगा डिजाइन ऑफ रिसर्च, थर्ड आपका कलेक्शन ऑफ डेटा, फोर्थ आ जाएगा एनालाइजिंग द रिजल्ट, एंड फिफ्थ आपका आ जाएगा कंक्लूजन। ठीक है, तो ए
डी बी सी ई, ए डी बी सी, सेकेंड ऑप्शन आपका ठीक है। मेरे ख्याल से इसमें शायद थर्ड या फोर्थ में से कोई आंसर सही दिया हुआ था इंडिया के आंसर की में, जिसको चैलेंज करने के बाद वो सेकंड नंबर का आंसर उन्होंने लगा दिया था। ठीक है, तो ये आपका एक रिसर्च का काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको हम और डिटेल में पढ़ेंगे ताकि आपको और अच्छे से इसको समझ में आ जाए। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिफ्लेक्ट द इंपॉर्टेंस ऑफ प्ले। हमने प्ले की बात ऊपर करी थी थ्योरीज की, तो अब यहाँ पे बोला गया है कि प्ले बच्चों के अंदर क्या इंपॉर्टेंस रखता है, क्या अहमियत रखता है। ये कुछ ऐसे क्वेश्चन है जिनको अगर आप पॉइंट्स को भी ध्यान से पढ़ोगे तो आप इसके आंसर कर सकते हो। फटाफट पढ़ लेते हैं। प्ले इज एब्सोल्युटली नेसेसरी फॉर फिजिकल ग्रोथ, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्ले प्रमोट्स सोशल एंड मॉरल डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड, ये भी ठीक है। प्ले क्रिएट्स कॉम्पिटिटिव स्पिरिट अमंग चिल्ड्रन, तो देखो ये थोड़ा सा नेगेटिव हो गया, तो इसको हम पहले हटा लेते हैं, एक्सक्लूड करके रखते हैं। प्ले हेल्प्स इन टैलेंट आइडेंटिफिकेशन, ठीक है, ये भी ठीक हो सकता है। प्ले इन्फ्लुएंसेस मेंटल एंड इमोशनल डेवलपमेंट, तो देखो बिल्कुल जो हमारा प्ले होता है वो हमारे इमोशनल डेवलपमेंट को बढ़ाता है, ठीक है, मेंटल जो डेवलपमेंट है उसको भी करता है, तो ई ऑप्शन तो बिल्कुल होगा। एब्सोल्युटली प्ले प्रमोट्स द सोशल एंड मॉरल डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड, तो बिल्कुल बी भी ठीक है। बी और ई देख लेते हैं, सिर्फ दो में ही है तो ये आपका कट जाएगा, और ए तो सब में है, तो ए बी ई आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स को भी अगर आप अच्छे से पढ़ते तो काफी आराम से आप इस क्वेश्चन को आंसर कर सकते थे। Which section of a research report typically provides a summary of the research objectives, methodology and key findings? तो conclusion जो आपका होता है इसी में आपकी जो रिसर्च रिपोर्ट होती है देते हैं। मैंने आपको बताया था कि लास्ट में आप एक रिपोर्ट लिखते हो, तो रिपोर्ट जो आपका होता है वो हमेशा लास्ट में होती है, तो कंक्लूजन में ही आपकी रिसर्च रिपोर्ट आ जाएगी। इंट्रोडक्शन में आप एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देते हो अपनी रिसर्च के बारे में कि किसके ऊपर है, कब की गई, क्यों कर रहे हो आप, ये सारी चीजें इंट्रोडक्शन में आ जाएगी। लिटरेचर रिव्यू मैंने आपको ऊपर बता दिया था। मेथोडोलॉजी का मतलब होता है कि आप कौन सा मेथड यूज कर रहे हो, यानी कि आप सैम्पलिंग को अगर मैं इसमें इंक्लूड कर दूं तो आप सैम्पलिंग प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग कर रहे हो, अगर आप प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग कर रहे हो तो उसमें आप कौन सी सैम्पलिंग का यूज कर रहे हो, तो ये आपका मेथोडोलॉजी के अंदर आ जाता है जो कि आपको लिखना होता है अपनी रिपोर्ट। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राउंड स्टेडियम्स आर रिलेटेड टू फुटबॉल, ठीक है, तो ये काफी एक बेसिक सा क्वेश्चन है जो कि आपके फुटबॉल गेम के ऊपर आया था। ठीक है, इसमें आपका दुले स्टेडियम गोवा, गुरु नानक स्टेडियम, नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद, ये आप काफी लोगों को पता होगा कि ये क्रिकेट का स्टेडियम है। ठीक है, तो आप इसको सीधे सीधे हटा दो। सी हट गया तो अपने आप आपके 1 2 3 ऑप्शन हट गया, आपका बचा ए बी और डी, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप ध्यान रखना इस चीज का कि कुछ क्वेश्चंस आपके इसमें अच्छी बात यह है कि ऐसे बनाए जाते हैं कि अगर आपको थोड़ी सी भी नॉलेज है ना तो आप बहुत इजीली इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप को जो भी टॉपिक हम क्लासेस में पढ़ाएंगे उनको रिवाइज करते रहना, ताकि आपको क्वेश्चन देख के थोड़ा सा भी अगर हिट होगा तो आप आराम से इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो। ठीक है, चलो 61st क्वेश्चन देखते हैं फटाफट। फूड विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू बैलेंस्ड डाइट। अब आपको बैलेंस्ड डाइट पता है क्या होते हैं, जिसमें हमारे जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, यानी कि हमारा प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, और हमारे जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, विटामिन और मिनरल्स, इनको एक बैलेंस तरीके से जब आप खाते हो, बॉडी में कंज्यूम करते हो, तो ये आपके बैलेंस डाइट कहलाते हैं। चलो, ये है फूड फ्रॉम ऑल ग्रुप्स शुड बी एडेड इन डाइट, तो बिल्कुल हर फूड ग्रुप हो गया आपका, कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, फैट्स हो गए, सबको ही आपको अपनी डाइट में ऐड करना होता है, तो ये ऑप्शन तो देखो सब में दिया हुआ है। आगे बढ़ जाते हैं। फूड्स प्रमोटिंग एब्जॉर्प्शन ऑफ सर्टेन न्यूट्रिएंट्स एंड हिंडरिंग एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स शुड बी कंसिडर्ड, ठीक है, इसको हम अभी इग्नोर करेंगे, आगे बढ़ते हैं, वैसे नेगेटिव है। नॉन न्यूट्रिटिव फूड्स आर नॉट बेनिफिशियल एंड शुड बी अवॉइडेड फ्रॉम बैलेंस डाइट, तो ये तो बिल्कुल गलत, हाँ ये भी ठीक है। ठीक है, जो फूड्स आपको न्यूट्रिटिव वैल्यू नहीं दे रहे हैं, न्यूट्रिशन नहीं दे रहे हैं, तो वो बेनिफिशियल नहीं है, आप इनको अपनी डाइट से हटा सकते हो। फूड क्वालिटी एंड प्रोपोर्शन शुड बी टेकन एज पर द इंडिविजुअल नीड, तो ये भी बिल्कुल आपका ऑप्शन ठीक है। बैलेंस डाइट शुड फोकस ऑन एनर्जी गिविंग फूड्स एंड बॉडी बिल्डिंग फूड ग्रुप्स ओनली, तो बिल्कुल ई तो आपका नहीं होगा। ठीक है, तो ई आप हटा दो। ए बी और एक मिनट, फूड प्रमोटिंग अब्जॉर्प्शन ऑफ सर्टेन न्यूट्रिएंट हिंडरिंग अब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट शुड बी, अच्छा नहीं, तो बी नहीं होगा आपका। ठीक है, बी तो आपका नहीं होगा, जो हिंडर कर रहे हैं तो बिल्कुल नहीं होगा, तो बी को भी हम काट देते हैं और ई को भी हम काट देते हैं। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो गया, चलो इसको मैं एक बार देखूंगा, मेरे ख्याल से थोड़ा सा डाउटफुल है ये। फूड प्रमोटिंग अब्जॉर्प्शन ऑफ सर्टेन न्यूट्रिएंट्स एंड हिंडरिंग अब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स शुड बी कंसिडर्ड, ठीक है, तो नहीं होना चाहिए। मैं एक बार इन ऑप्शंस को चेक करूंगा, ठीक है, क्योंकि बी नहीं होना चाहिए आपका।
और ई भी नहीं है, तो बी और ई तो देखो सब में ही दिए हुए हैं। तो एक बार मैं इसको देखूंगा, फिर मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे मैं आपसे इसको डिस्कस करूंगा, फिर क्लासेस में इसको दोबारा आपसे डिस्कस करूंगा। चलो, अरेंज द फॉलोइंग इवेंट अकॉर्डिंग टू डे वाइज शेड्यूल ऑफ एंशिएंट ओलंपिक गेम्स। अब एंशिएंट ओलंपिक गेम्स जो हमारे होते थे उनको डे वाइज शेड्यूल से आपको लगाना है कि कौन सा इवेंट कब होता था। तो अगर आप जनरली भी देखोगे तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। देखो, सबसे पहले सैक्रिफाइस एंड ओथ, ओथ सबसे पहले ली जाती है, ठीक है। जनरली भी आप देखोगे तो ओथ सबसे पहले होगी, फिर मार्च पास्ट उसके बाद होता था। तो आप यहीं से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। बी और डी सिर्फ एक ही ऑप्शन में आ रहा है, तो बाकी तीनों कट गए। फोर्थ ऑप्शन आपका यहाँ पे ठीक हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपका फुट रेस हो गया, फिर 3 फुट रेस हो गया, फिर देखो सेलिब्रेशन थ्रू फीस्टिंग एंड रिजॉइंग। तो जब सेलिब्रेशन की बात हो रही है, इसका मतलब ये लास्ट की बात हो रही है। तो ई भी देखो सिर्फ दो में ही था, तो आप इसमें भी सेकंड और थर्ड को एलिमिनेट कर सकते थे। तो एलिमिनेशन मेथड यूज करके आप काफी इजीली इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फटाफट। Sports and games have universal acceptance and acclaim and makes them unchangeable part of culture across the world. Choose the correct legacies of games and sports from the following. तो आपको बस इतना बताना है कि कौन सा गेम किस कंट्री से स्टार्ट हुआ था, ठीक है। तो देखो, योगा इंडिया से हुआ था, बिल्कुल हमको ये पता है। तो हम ई ऑप्शन एक बार चेक कर लेते हैं। ई सिर्फ देखो एक में ही दिया हुआ है, तो ऑब्वियस ही बात है सेकंड ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा। और भी एक बार देख लेते हैं, आउटडोर स्पोर्ट्स ऑस्ट्रेलियन कल्चर। तो जो आपके आउटडोर स्पोर्ट्स थे, देखो ऑस्ट्रेलियन कल्चर से तो नहीं थे, आप इसको सीधे डिफाइन कर सकते हो कि ग्रीस से ही स्टार्ट हुए थे, ठीक है। क्योंकि हमारे एंशिएंट ओलंपिक्स में बहुत सारे इवेंट हो रहे थे, अभी हमने ऊपर देख लिया कि रनिंग इवेंट्स थे उसमें, तो ग्रीस से हमारे आउटडोर स्पोर्ट्स जो थे वो स्टार्ट हो गए थे, तो ये गलत हो गया। मार्शल आर्ट्स चाइना जापान से हुआ था, बिल्कुल ठीक है। जिम्नास्टिक्स हमारा स्कैंडिनेवियन रोम से हुआ था, ये भी बिल्कुल ठीक है। बैडमिंटन भी देखो कुछ लोग को ऐसा लगता है कि इंग्लैंड से ही हुआ था, बट ये पर्टिकुलरली इंग्लैंड से नहीं हुआ था, ये आपका ब्रिटिश इंडिया से ही स्टार्ट हुआ था, ठीक है। ऑल्दो ब्रिटिश इसमें है, लेकिन ब्रिटिश इंडिया में ये आपका जो बैडमिंटन गेम है ये स्टार्ट हुआ था। तो आपका ये भी गलत हो गया। बी सी ई आपका सेकंड ऑप्शन देखो यहाँ पे ठीक हो गया, ठीक है। चलो, ठीक है। एशियन गेम्स आपको ज्वाइन करने हैं। देखो, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, ओलंपिक गेम्स, इन सब के बारे में हमको ईयर भी थोड़े बहुत याद करने पड़ेंगे, क्योंकि ओलंपिक का ईयर के भी क्वेश्चन आए थे। तो इसमें देखो ज़्यादा कुछ डिस्कस करने को नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन अगर आपको पता होगा तो आप मार्क कर पाओगे। इसका जो सही आंसर है वो सेकंड है। बाकी और जो इससे रिलेटेड क्वेश्चन है वो हम क्लासेस में डिस्कस करेंगे। अभी आप थोड़ा सा इसको पढ़ के एक आइडिया अपने दिमाग में लगा सकते हो कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। चलो, विच स्टेट होस्टेड खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023? तो इसका आंसर तो देखो उत्तर प्रदेश हो जाएगा, कि यूपी में आपके 2023 के हुए थे। लेकिन अब 2023 का क्वेश्चन तो नहीं आएगा। अब आपसे पूछा जाएगा कि 2024 में ये कहाँ पे हुए थे। तो आपको पता होगा कि हमारे जो नॉर्थ ईस्टर्न सिस्टर्स हैं, जो स्टेट सिस्टर्स हैं, उनके अंदर ये हुआ था। तो नॉर्थ ईस्ट में हमारा इस बार खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स जो थे वो हुआ था, ठीक है। अ, आपसे इसमें ये भी पूछा जा सकता है कि कौन सी टीम फर्स्ट थी, कौन सी सेकंड थी, कौन सी थर्ड। तो रैंकिंग लगाने को भी आपको इसमें आ सकता है, ठीक है। तो अगर मुझे सही याद है तो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी आई थिंक फर्स्ट थी, एलपीयू उसके बाद थी, और फिर जीएनडीयू उसके बाद थी, ठीक है, गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी। तो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, लखनऊ, सॉरी, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी और गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी, ये आई थिंक रैंकिंग थी। एक बार आप इसको चेक कर लेना, ठीक है। तो ऐसी आपसे रैंकिंग पूछी जा सकती है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के बारे में भी, खेलो इंडिया यूथ गेम्स के बारे में भी। अभी रिसेंटली आपके खेलो इंडिया पैरा गेम स्टार्ट हुए थे जो पहली बार हुए थे, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आपके पेपर में आ सकते हैं, ठीक है। चलो, ऑन द बेसिस ऑफ innate and learned behaviors in respect of motor skill learning arrange the stages of development in ascending order। तो मोटर लर्निंग या मोटर स्किल लर्निंग की जो स्टेजेस होती हैं उनको आपको यहाँ पे अरेंज करना है। बहुत ही आराम से इस क्वेश्चन को पढ़ोगे तो आप सॉल्व कर सकते हो। तो देखो, ऑप्शन के हिसाब से अगर हम चलें, मास्टरी ओवर स्पेशलाइज मूवमेंट, तो जब मास्टरी की बात हो रही है तो ये तो बाद में ही होगा, शुरू में मास्टरी तो आएगा नहीं, तो हम इसको बाद के लिए रखते हैं। प्रोग्रेशन फ्रॉम सिंपल रिफ्लेक्सेस टू बेसिक मूवमेंट, ठीक है। मूवमेंट स्किल बिकम्स मोर फ्लूइड एंड ऑटोमेटिक, ये भी देखो एक प्रोसेस की बात कर रहा है, धीरे धीरे आगे बढ़ा रहा है बात को। लर्न मोर कॉम्प्लेक्स मोटर पैटर्न्स, ठीक है। तो देखो, इसमें सबसे पहला आना चाहिए आपका बी, क्योंकि सबसे बेसिक देखो बात यहीं पे दी गई है कि सिंपल रिफ्लेक्सेस से आप बेसिक मूवमेंट की तरफ बढ़े। तो इन चारों ऑप्शन के हिसाब से ये ऑप्शन सबसे ठीक बैठता है। तो बी देख लेते हैं। देखो, दो में है तो 1 और 2 तो काट दो। फिर डी देखो दोनों में ही है, यानी कि लर्न मोर कॉम्प्लेक्स पैटर्न्स, तो अब आप थोड़ा सा और ज्यादा एडवांस स्टेज पे जा रहे हो। देन ऑब्वियसली बात है यहाँ पे सीई आएगा कि आप मूवमेंट स्किल्स को और ज्यादा फ्लूइड और ऑटोमेटिक करने की कोशिश कर रहे हो, और फिर फाइनल आप अपनी मास्टरी के ऊपर हेल्प कर रहे हो, जो कि मास्टरी का जो प्रोसेस है वो लास्ट में लंबा चलता जाता है, ठीक है। तो बी डी सी ए आपका सही आंसर होना चाहिए। तो थर्ड ऑप्शन जो आपका है वो यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ ऐसा लॉजिक लगा के आप इन क्वेश्चन को बहुत आराम से सॉल्व कर सकते हैं। After the first modern Olympic Games in 1896 at Athens, the successive Olympic Games were hosted by various cities. Place the host cities in chronological year of hosting. चलो,
अगर इनमें से आपको एक भी पता होगा तो आप बहुत आराम से सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि देखो पहले सारे ऑप्शंस अलग अलग हैं। तो पेरिस में हुआ था आपके 1900 का जो ओलंपिक्स था, 1896 के बाद ये पेरिस में हुआ था। तो अगर आपको ये बात पता थी तो आप बहुत इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद आपका, सॉरी, थर्ड वाला आंसर, ठीक है, थर्ड वाला इसका ठीक हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपका सेंट लुइस हो गया, इसके बाद आपका लंदन है, देन आपका स्टॉकहोम है, देन आपके एंटवर्प ओलंपिक्स हुए थे। ठीक है, पेरिस ओलंपिक्स के बारे में आपको पता भी, रिसेंटली भी 2024 में भी पेरिस ओलंपिक्स ही हुआ था। इसको पेरिस ओलंपिक्स याद करने का बहुत ईजी तरीका है, 2024 में ही हुआ था, और इसके 100 साल पहले फिर 1924 में हुआ था, और फिर ये सबसे पहले 1900 में हुआ था। ठीक है, तो ये मैंने आपको एक जनरल आइडिया दे दिया कि पेरिस ओलंपिक्स आपके जो थे वो 3 बार हुए हैं अभी तक। ठीक है, according to social identity theory, social groups that an individual belongs to or identifies with are referred as। तो देखो, ये जो आपकी एसआईटी थ्योरी है, ये बेसिकली आपको बताती है एक ग्रुप के बारे में कि एक इंडिविजुअल की जो स्टैंडिंग है उस पर्टिकुलर ग्रुप में वो किस तरह की है। ठीक है, तो थ्योरी है, कुछ समझने की है, हम इसको क्लासेस में समझेंगे। आउट ग्रुप, इन ग्रुप, कॉमन ग्रुप और सब ग्रुप, तो 4 ग्रुप्स, सॉरी, इसमें दिए गए हैं आपके एसआईटी के अंदर। तो वो कौन सा ग्रुप है जहां पे एक इंडिविजुअल की बिलोंगिंग के बारे में बात हो रही है या फिर उसके आइडेंटिटी के बारे में बात हो रही है? तो इसका सही आंसर होता है आपका इन ग्रुप। ठीक है, इन ग्रुप का मतलब होता है कि एक इंडिविजुअल उस ग्रुप में अंदर है जिसमें जो उसके जो उसका सोचने का तरीका है या फिर उसके जो इंटरेस्ट हैं वो सब सारे ग्रुप में लोगों के कॉमन है। ठीक है, फॉर एग्जांपल, आप किसी टीम में हो, आपकी एक क्रिकेट टीम बनी, तो उस क्रिकेट टीम में जो भी 11 लोग हैं या फिर जो 16 या 18 का स्क्वाड है, उन सबका इंटरेस्ट एक ही है कि उनको अपनी टीम को जिताना है। तो वो आपका, उसमें हर एक जो इंडिविजुअल है वो इन ग्रुप के अंदर आ गया। ठीक है, आउट ग्रुप की अगर मैं बात करूं तो वही क्रिकेट टीम जब दूसरी क्रिकेट टीम से खेल रही है, तो जो दूसरी टीम के लोग हैं वो उसके लिए आउट ग्रुप हो गए, कि उनका जो इंटरेस्ट है वो हो सकता है सेम हो, लेकिन हमारे इंटरेस्ट में वो नहीं आता, क्योंकि वो जीतना चाहते हैं और हमको हराना चाहते हैं, तो वो हमारे लिए आउट ग्रुप हो गया। ठीक है, कॉमन ग्रुप हमारे लिए हो सकता है कि आप इसका एग्जांपल समझ सकते हो, इसमें आपके इन ग्रुप और आउट ग्रुप दोनों ग्रुप्स आ जाते हैं अंदर। ये कैसे आपका हो सकता है? फॉर एग्जांपल, आपने ट्रायल दिया, एक कोई यूपी का है, एक कोई वेस्ट बंगाल का है, एक कोई छत्तीसगढ़ का है, कोई जम्मू कश्मीर का है, ये सारे लोग आए, कोई आउट ग्रुप का है, कोई इन ग्रुप का है, और फाइनली एक टीम आपकी बनी यहाँ पे 16 लोगों की, जो कि अपने नेशन को रिप्रेजेंट करने जा रही है, जो कि आपके इंटरनेशनल इवेंट को खेलने जा रही है। तो वो आपका बन गया कॉमन ग्रुप, जहां पे आपके आउट ग्रुप और इन ग्रुप दोनों ही मिलके यहाँ पे आ गए। ठीक है, और सब ग्रुप आपका होता है कि एक ही ग्रुप के अंदर जब आप छोटे छोटे ग्रुप्स को डिवाइड करते हो, फॉर एग्जांपल अगर हम एक फुटबॉल टीम की बात कर लें, तो आप उसमें 3 ऑफेंसिव प्लेयर्स कर सकते हो, 4 मिडफील्डर्स कर सकते हो, 3 डिफेंडर्स कर सकते हो। तो ये आपने क्या किए, छोटे छोटे सब ग्रुप उनके बना दिए। ठीक है, तो ये इसका जो आंसर था वो आपका हो जाएगा इन ग्रुप। चलो, द प्रोसेस ऑफ लर्निंग अबाउट वंस कल्चर इज रिफर्ड एज, तो बहुत ही सिंपल सा इसका आंसर है, सोशियोलॉजी आपका पार्ट है, एक यूनिट है, उसमें सारी चीजें हम पढ़ेंगे। तो एन कल्चरेशन इसका सही आंसर होगा। बाकी वर्ड का मतलब अगर हम समझ लें तो सोशलाइजेशन जो होता है, इसका मतलब होता है कि लोगों के बीच में मिलना जुलना, उनसे बात करना, उनको समझना। यहाँ पे बात होती है ऑफ वंस कल्चर, अपने कल्चर के बारे में जब हम सीखने की कोशिश करते हैं तो वो एन कल्चरेशन होता है। जब हम दूसरे कल्चर्स के बारे में या दूसरे कल्चर के लोगों के रिलीजन के बारे में लोगों को जानने की कोशिश करते हैं तो हमारा सोशलाइजेशन हो जाएगा। कलेक्टिविज्म होता है जहां पे हम लोगों को एक साथ लाने की बात करते हैं। अडल्ट्रेशन होता है, अडल्ट्रेशन वर्ड आपने जनरली फूड अडल्ट्रेशन आपने वर्ड सुना होगा, जहां पे मिलावट होती है खाने की। तो अडल्ट्रेशन का मतलब होता है कि थोड़ा सा ऐसे कार्य करना जहां पे मिलावट हो रही हो या फिर वो गलत हो। चलो, विद स्पेसिफिक रेफरेंस टू द मैनेजमेंट ऑफ कॉमन स्पोर्ट्स इंजरीज अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स इन अ सीक्वेंशियल ऑर्डर। तो ये बहुत ही सिंपल सा आपका क्वेश्चन है। एक टर्म आप हम लोग पढ़ेंगे क्लास में, दैट इज प्राइस। ठीक है, अब प्राइज में ही इसकी पूरी फुल फॉर्म और इसका आंसर छुपा हुआ है। पी का मतलब होता है प्रोटेक्शन, तो देखो प्रोटेक्ट द इंजर्ड पर्सन, ये आपका सबसे पहले आ जाएगा। देन है आर, आर से होता है आपका रेस्ट, तो बी देखो गिव रेस्ट टू द इंजर्ड पार्ट, ये आपका सेकंड पे आ गया। आई से होता है आइजिंग, तो अप्लाई आइज फॉर 15 to 20 मिनट्स, तो ये आपका थर्ड पे आ गया। सी से है कंप्रेशन, तो देखो रैप द इंजर्ड एरिया विद एन इलास्टिक बैंडेज, जब हम बैंडेज से अपने जहां पे आपको चोट लगी उसको बांधते हैं तो हम उसे कंप्रेशन बोलेंगे। तो ये हो गया आपका फोर्थ। और लास्ट में ई से एलिवेशन, तो एलिवेट द इंजर्ड पार्ट। तो देखो आपको ऑप्शंस में ही पूरी फुल फॉर्म मिल गई इस प्राइस की। हमारा आंसर इसमें होगा सी बी ई डी ए, तो सी बी ई डी पहला जो हमारा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। कभी कभी प्राइस की जगह हम राइस भी पढ़ते हैं, तो उसमें भी सारी चीजें सेम है, बस ये जो पी है इसको हम एक्सक्लूड कर देते हैं, प्रोटेक्शन वाला पार्ट हटा देते हैं, बाकी रेस्ट, आइजिंग, कंप्रेशन और एलिवेशन इसमें आपका आ जाता है। अब इनको भी हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे कि ये कैसे कैसे होता है, उनको हम क्लासेस में कवर करेंगे। चलो, 5 क्वेश्चन उन्होंने, फटाफट इनको देख लेते हैं। अब यहाँ पे आपसे सिर्फ इतना पूछा गया है कि आप जो भी स्किल परफॉर्म कर रहे हैं उससे आपको क्या
चीज पता चल रही है, या फिर अगर आपको एक एज अ टेस्ट इसको कर रहे हो तो कौन सी एबिलिटी आपकी इसमें पता चल रही है। तो हम देख रहे हैं पुल अप्स बॉयज, फ्लेक्स आर्म, हैंग फॉर गर्ल्स। तो ये सीधे सीधे आपके मस्कुलर स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस के बारे में बात करता है, ठीक है। स्टैंडिंग ब्रॉड जंप आपके लेग्स का यूज होता है, तो ये आपके एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ ऑफ लेग्स को बताता है। शटल रन आपकी स्पीड एंड एजिलिटी को बताता है, और 50 यार्ड डैश आपकी स्पीड एंड एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ को बताता है, ठीक है। तो एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ की बात हमने पिछले वीडियो में करी थी, जो सेकंड पार्ट था। एजिलिटी का मतलब होता है कि कितनी जल्दी आप अपने डायरेक्शन को चेंज कर सकते हो। बाकी तो सारे वर्ड्स बहुत सिंपल हैं, मसल स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस, एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ ऑफ लेग्स, ये सारी चीजें हम क्लासेस में और डिटेल में भी पढ़ेंगे। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका ए का 3 हो जाएगा। तो ए का 3 दो में है, तो 2 और 4 काट दो। बी का 1 थर्ड में ही है, तो थर्ड आपका देखो इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो, हाउ मेनी मैचेस विल बी प्लेड इन अ टूर्नामेंट वेयर 19 टीम्स विल पार्टिसिपेट? टूर्नामेंट विल बी ऑफ नॉक आउट कम लीग इन विच लीग विल स्टार्ट फ्रॉम सेमीफाइनल्स। चलो, इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करो कि एक टूर्नामेंट है जहाँ पे 19 टीम्स पार्टिसिपेट कर रही हैं, लेकिन आपको ये बताया गया है कि सेमीफाइनल स्टेज में पहुंचने के बाद नॉकआउट मैचेस नहीं होंगे, बल्कि वहां से लीग मैचेस शुरू हो जाएंगे। तो देखो, बहुत सिंपल सा एक फॉर्मूला मैं आपको बताता हूँ। कभी भी आपसे पूछा जाए नॉकआउट टूर्नामेंट में कितने मैचेस होंगे, तो n-1 ये आपका फॉर्मूला होता है, जहां पे n का मतलब होता है नंबर ऑफ टीम्स पार्टिसिपेटिंग, जो कि यहाँ पे कितनी है 19, और -1 कर दो, तो ये आपका सीधे सीधे आ गया कि उस पूरे नॉकआउट टूर्नामेंट में कितने मैचेस होंगे, यानी कि 18 मैचेस यहाँ पे होंगे। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, हमको क्या बोला था कि सेमीफाइनल्स में जब 4 टीमें पहुंच जाएंगी उसके बाद नॉकआउट मैचेस नहीं होंगे। तो अगर आप यहाँ पे आप कैलकुलेट करो कि सेमीफाइनल में अगर टीम पहुंची तो उसके बाद कितने मैचेस बचे थे एक नॉकआउट टूर्नामेंट में, तो आपके बचे थे 3 मैचेस। क्यों? सेमीफाइनल के 2 मैचेस और फाइनल का जो एक मैच है, तो ये 3 मैच हो गए। तो हमको यहाँ पे 18 माइनस 3 कर देना है, तो हमारे वो मैचेस आ जाएंगे जो कि लीग के पहले हमने यहाँ पे कराए थे, ठीक है, क्योंकि हमें सेमीफाइनल से फिर उन चारों टीम्स का लीग कराना है। अब कभी भी आपको नंबर ऑफ मैचेस निकालने हो लीग टूर्नामेंट में, तो उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका n इंटू n-1/2, ठीक है। n की वैल्यू हम रख देते हैं, n की वैल्यू हो गई हमारी 4। क्यों? क्योंकि सेमीफाइनल्स में हमने 4 टीम निकाल ली है नॉकआउट टूर्नामेंट से। उसके बाद हम इसको करेंगे 4-1/2। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो 4 इंटू 3 आपका हो गया 12/2, यानी कि 6। तो 6 मैचेस आपके इस लीग टूर्नामेंट में होने हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 15 + 6, जो कि हमने नॉकआउट में 15 मैचेस कराए और लीग के हमने 6 मैचेस कराए, तो 21 हमारा यहाँ पे सही आंसर आ जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन थर्ड दिया हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। हम और ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एग्जाम अपने क्लासेस में, तो आपकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। चलो, एंशिएंट ओलंपिक्स का ये पार्ट है पैंक्रेशन। कभी भी आप एंशिएंट ओलंपिक्स पढ़ोगे तो ये वर्ड आपको जरूर पता होगा, आपने इसको जरूर बीपेड में भी पढ़ाई करी होगी। पैंक्रेशन का मतलब होता है रनिंग और रेसलिंग का कॉम्बिनेशन। तो सीधे सीधे ए का 1 हो गया। हेप्लोट्रोडोमस, ये भी आपकी एक रेस होती है जहां पे जो आपके एथलीट्स होते हैं वो आर्मर पहन के दौड़ते थे, तो ये भी ठीक सामने लिखा हुआ है। डायलस आपकी एक रेस होती थी 400 मीटर की, और तेथरिपन आपका एक चैरियट रेस होती थी, जो कि जिसमें 4 घोड़े होते थे, ठीक है। तो ये सीधे सीधे दिया हुआ है, तो A1 B2। अगर आपको सिर्फ यही पता था पैंक्रेशन, जो कि काफी ज्यादा फेमस रहा है एशियन ओलंपिक्स में, तो भी आप बहुत इजीली इसका आंसर कर सकते थे, क्योंकि पैंक्रेशन एक ऐसा इवेंट था जहाँ पे कोई रूल्स नहीं थे। रेसलिंग का जो इसका पार्ट था, कोई रूल्स नहीं थे, आप इसमें खुलेआम लड़ाई कर सकते थे। कुछ रूल्स थे जिनको हम लोग क्लासेस में डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट वाज नॉट प्रैक्टिस्ड इन एंशिएंट रोम? तो देखो, इसमें आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। जैवलिन रेसिंग जैसी तो कोई चीज होती ही नहीं थी, वो आज भी नहीं होती है, पहले भी नहीं होती थी, तो जैवलिन रेसिंग तो हमारा नहीं होगा, ठीक है। चैरियट रेसिंग आपकी घोड़ों की दौड़ होगी। ग्लैडिएटोरियल कॉम्बैट, जहाँ पे लोगों को लड़ाया जाता था, जहाँ पे एंड उसका तब होता था जब एक पार्टिसिपेंट मर जाता था। और स्विमिंग तो आपको पता ही है, ठीक है। तो ये तीनों चीजें तो आपकी होती थी, जैवलिन रेसिंग जैसी कोई चीज नहीं होती थी। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, बहुत सिंपल से भी क्वेश्चन है। इन सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव व्हेन 2 और मोर पीपल वर्क टुगेदर टुवर्ड्स द सेम एंड इट इज रिफर्ड इन एज। तो कोई दो लोग अगर एक ही या फिर दो से ज्यादा लोग एक ही एंड या फिर एक ही गोल के लिए काम करें, तो वो आपका क्या होगा? कॉपरेशन, ठीक है। कंपटीशन नहीं होगा बिल्कुल, क्योंकि वो साथ में काम करना चाह रहे हैं। लीडरशिप नहीं होगा, क्योंकि उनको लीड करने की बात यहाँ पे नहीं पूछी गई है, साथ में काम कर रहे हैं, तो लीडरशिप भी नहीं होगा। और ट्रेड का तो मतलब खुद में एक क्वालिटी होता है, तो इस ऑप्शन को यहाँ पे रखने का कोई मतलब नहीं था, ठीक है। तो कॉपरेशन इसका आपका सही आंसर हो जाए। चलो, तो ये थे हमारे आज के 25 क्वेश्चंस, और इसी के साथ जो हमारे 75 क्वेश्चंस जो लास्ट ईयर पेपर में आए थे, आपको पता होगा कि आपके पेपर में 75 क्वेश्चन आए थे लास्ट टाइम, जो कि आपके सिर्फ और सिर्फ फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट से आए थे। तो उनको हमने बहुत अच्छे तरीके से समझ लिया है, उसके जितने भी ऑप्शंस थे या और किस तरीके के क्वेश्चंस बन सकते हैं, इनको हमने बहुत अच्छी तरीके से समझ लिया है। तो
अगर आप क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं और इस बार प्रिपेयर करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं, पोस्टर आपके सामने है। बाकी अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं या फिर आप सीधे मैसेज करके भी हमसे बात कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड स्टे सेफ।